students, I am here with new topic of chemistry. So आज हमारा टॉपिक क्या है? Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation. Okay, Hess law of constant heat summation. So students, what we are going to discuss, Hess law of constant heat summation. So in this we will see Hess law of constant heat summation means in this we will calculate enthalpy change. Okay, so enthalpy is a state function. क्या है? enthalpy एक state function है and it is independent of path. It depends on initial and final state of system. Means it is independent of path. मतलब जो ये आपका एंथैल्पी है, जो हीट समेशन होता है, जो रिएक्शन होता है, उसमें जो हीट निकलता है वो एंथैल्पी के रूप में निकलता है. तो जो एंथैल्पी हमारा है ये स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट होता है. इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट होता है, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है. मतलब कि आप इसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं इससे नहीं मतलब है. आपका इनिशियल और फाइनल क्या है, मतलब शुरुआती और लास्ट क्या है, उस पे डिपेंडेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कांस्टेंट लॉ ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. तो हीट समेशन मतलब यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी की बात करते हैं. ध्यान देंगे किसकी बात करते हैं? एंथैल्पी. ध्यान देना बेटा, ये दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी. अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा क्या गया, ध्यान देंगे. कांस्टेंट एक वर्ड यहाँ देखिए, कांस्टेंट मतलब आप मालूम होगा क्या होता है. अगर कांस्टेंट का यहाँ हम लोग मतलब निकालें थोड़ा सा होता है, थोड़ा अलग से हो जाएगा, सेम. ठीक है, मतलब वैसा ही, जैसे हम लोग कह सकते हैं वैसा ही होगा. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या कहता है, ध्यान देंगे कि कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में कंप्लीट हो या वो नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम होता है. पुनः एक बार ध्यान दीजिए, हेस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट हमने कहा. कांस्टेंट मतलब यहाँ थोड़ा सा इसको अलग ले लीजिए आप, सेम. मतलब कब सेम होगा? चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो और चाहे बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो, तो जो उसका एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा. ऐसे सेम मतलब यहाँ इक्वल से ले लीजिए. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पा रहे हैं? हेस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट हीट समेशन मतलब ये हो गया a reaction, if a reaction completes in one step or in number of steps, the enthalpy change is equal. ध्यान देंगे, हम पुनः ध्यान देंगे. A reaction completes in one step or in number of steps, enthalpy change is same or equal in both process. चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो उसका एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा, चाहे वो रिएक्शन कई स्टेप्स से होके जाए और पुनः कंप्लीट हो, तो उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा. जैसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स. जैसे मान लीजिए कोई है रिएक्शन है, ऐसे सपोज करिए ये है, ये से बी में हो रहा है, ये से बी में कन्वर्ट हो रहा है. जो इसका एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज जो भी है कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ आ जाए. ठीक है, अगर ये हो गया एंथैल्पी चेंज हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम देखेंगे अगर पुनः क्या हो जाए कि ए पहले किस में चेंज हो, सी में चेंज हो, फिर सी किस में चेंज हो, डी में चेंज हो, और फिर डी किस में चेंज हो, ए बी में चेंज हो. ध्यान देंगे हमने क्या कहा, ए डायरेक्टली चेंजिंग टू बी, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ए इज गोइंग टू C, then C is going to D and D is going to B. ऐसे ध्यान देना, मतलब ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है, एक A to B हो रहा है और ये क्या हो रहा है, A से C, C से D. इसमें जो दोनों में एंथैल्पी चेंज होगा, ये देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो दोनों केस में सेम होगा. बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है. A reaction completes in one or in many steps, enthalpy change is equal.
एंथैल्पी चेंज इज इक्वल। लेट अस सी सम एग्जांपल, बाय दैट इट विल बी मोर क्लियर। तो हमने क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप में हो, जो उसका एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम होता है। जैसे हम लोग सीधा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। सो बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे सपोज करिए आप, हमने क्या कहा कि इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन आई थिंक यू माइट बी क्लियर। व्हाट इज दैट? एंथैल्पी चेंज, ऐसे लिख लीजिए, एंथैल्पी चेंज इज सेम whether a reaction completes what? Enthalpy change is same whether a reaction completes in one step, completes in one step, or number of steps, यही मेन इसका है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो चाहे बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो, एंथैल्पी चेंज क्या होगा। जैसे हम क्या देखते हैं, देखो ये देखिए, इसमें देखिए जैसे सी है, हमने लिखा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट ये हाफ O2 से रिएक्ट करता है और ये बना देता है CO। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो आपका -110 किलो जूल पर मोल है यहाँ, ठीक है, किलो जूल पर मोल है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग डिफरेंट मेथड से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो आपका डायरेक्ट हो गया, बेटा देखो ध्यान दीजिए, ये हमने कह दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इसको अलग तरीके से कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज क्या है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा सी ग्रेफाइट में लिख दिया प्लस O2, ये बन गया CO2। ध्यान देना इसको, इसका है एंथैल्पी चेंज 393.5 किलो जूल एंथैल्पी चेंज। ध्यान देंगे एंथैल्पी चेंज इसका है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए फिर दूसरा हम लिख रहे हैं, ध्यान देना CO प्लस हाफ O2। ध्यान देना इसको बेटा, थोड़ा सा अलग है और ये कंप्लीट हो रहा है CO2 में। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपका गैसियस स्टेज है, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेज है, जिसे इस स्टेज को आप गैसियस स्टेज को दिखा सकते हैं। अब देखिए एक में इसमें एंथैल्पी चेंज है, ध्यान देना, इसमें एंथैल्पी चेंज है -239 किलो जूल पर मोल, ऐसे आप मोल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पर मोल लिख देंगे तो ऐसे इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये इक्वेशन प्राप्त करना है, बेटा थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश है, अगर समझ जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन प्राप्त करना है तो हमको इसको ऐसे सेटिंग करना होता है कि ये इक्वेशन हम जोड़ दें तो इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो अगर हम लोग ऐसे सीधा सीधा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, ठीक है, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो हमें ये इक्वेशन नहीं मिलता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों रिएक्शन में कुछ ऐसा चेंज करना होता है जिसे जोड़े तो हमें ऐसा मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसके लिए मैं इक्वेशन सेकंड को, बेटा ध्यान देना ये सेकंड है, सेकंड को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखो CO2 और ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, CO प्लस हाफ O2। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड, ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो जो वैल्यू ये नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 239 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस दोनों इक्वेशन को ध्यान देना, इस दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। देखो जोड़ने में भी क्या मिल जाएगा,
ऐड कर दीजिए, ऐड कर रहे हैं। देखो ये आपका हो गया CO2 इधर है, CO2 इधर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बच क्या रहा, देखो C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CO2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या रहा, देखो यहाँ बच क्या रहा है, देखो C ये बच गया, ठीक है। अब हम इसको देखो सर्किल कर रहे हैं जिससे ये हमारा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसको मैं सर्किल मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करें। अब देखो इसको हमने जोड़ दिया है तो ये हमारा C बच गया। अब देखो ये O2 है और इधर हाफ O2 है, तो O2 में से अगर हाफ O2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, हाफ O2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो उधर क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है वहां पे, देखो यहाँ पे बच रहा है, देखो CO, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमने किया है ऐसे इसके रिएक्शन एंथैल्पी को ऐड करते हैं। तो देखो इसका एंथैल्पी कितना है, ध्यान देना, इसका एंथैल्पी कितना है बेटा, ध्यान दो इसमें आप लोग, ठीक है। तो इसके एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो इसकी एंथैल्पी क्या है, देखो डेल्टा H, इसकी एंथैल्पी क्या है, -393.5 प्लस क्या आपका, ध्यान देना 239 और मैं ब्रैकेट में किलो जूल पर मोल हमने कर दिया, ध्यान देना। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू -110 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, 110 किलो जूल पर मोल यहाँ पे लगभग आ जाएगी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है इसका ये 0.5 है बेटा, ये थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे हमने क्या है, हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। मतलब ऐसे हमने इसको लिखा, फिर ये इसके एंथैल्पी चेंज है, फिर इसको हमने लिखा, ये इसके एंथैल्पी चेंज है। हमें जो इक्वेशन मिलते हैं उसको ऐसे ऐड करना है कि हमें रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाए। तो रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने में जो डेल्टा H है नेगेटिव, वो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगी और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे। वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड सिमिलर थिंग्स विल बी कैंसिल आउट। CO2 from that side, we wrote C here, and O2, half O2 subtracted from there, so half O2 is remaining, and this we wrote there. And then we will give the sum, so delta H equal -393.5 plus 239 kilojoule per mole. If we will subtract, so we will get 110.5 kilojoule per mole. And let us see what is the importance of this. So let us see, students, how does this law is helpful. It is helpful in following way. First is to calculate heat of formation, ये भी पूछा गया है। सेकेंड इज heat of transition, and third is heat of reaction. To calculate heat of reaction, तो ये बेटा हमारा हेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट मींस हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का इसका इंपॉर्टेंट है। और ये चीज हमारा का टॉपिक हमारा ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दूंगा।